भारत की शिक्षा प्रणाली और व्यवस्था को लेकर समय समय पर इसमें बदलाव को लेकर प्रश्न उठते रहे हैं। शिक्षा के बाजारीकरण ने शिक्षा को सामान्य लोगों से दूर कर दिया है, साथ ही महंगी भी हो गई है। देश में बहुत से ऐसे लोग और संस्थाएं हैं जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, समयानुकूल हो, इसके प्रयास कर रहे हैं। परेश पाठक पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से व्यवहारिक एवं गैर शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत मेरे सपनों का विद्यालय कैसा हो अपने गुरुकुल डॉक्टर सावित्री पाठक सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से विद्यार्थियों में सकारात्मक एवं क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। परेश पाठक क्या संदेश दे रहे हैं, जरा ध्यान दें। आचार्य परंपरा और वर्तमान शिक्षक आचरण और व्यवस्था में कोई प्रभावशाली अंतर है? देखिए, आचार्य परंपरा और आधुनिक शिक्षण परंपरा में जो मूल अंतर है वह यह है कि आचरण से आचार्य होता था। अधिकतर आचार्य जो हैं वो गुरुकुल में होते थे, पढ़ने के लिए गुरुकुलों में जाना होता था। प्रातः प्रथम पहर, रात्रि के अंतिम पहर के बाद सुबह के प्रथम पहर में उठना और वहाँ से अंतिम पहर तक की दिनचर्या गुरुकुलों की तय थी। और कभी भी ऐसा नहीं होता था कि छात्र उठ जाएं और उसके बाद में वे अपने आचार्यों और गुरुओं को उठाने के लिए जाएं। हमेशा आचार्य पहले से उठ चुके होते थे और वह अपने छात्रों को यह बताते थे कि उनको क्या आचरण आगे उन्हें करना है। इसी प्रकार रात में सोते समय तक, जब तक प्रत्येक गुरुकुल का छात्र सो नहीं जाता था और पूरी व्यवस्थाओं को देख नहीं लिया था, जब तक आचार्य सोते नहीं थे। कहने का मतलब यह है कि हर आचार्य अपने आचरणों से ये तय करता था कि उसे अपने छात्र को क्या सिखाना है। और यह सिर्फ दैनिक दिनचर्या तक ही सीमित नहीं था। हर वह कार्य जो सामाजिक जीवन में छात्र को करना है, वह सभी कार्य पहले वह अपने गुरु के आचरण में, अपने आचार्यों के आचरण में देखता था। आज बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो सामाजिक मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को बहुत सी व्यवहारिक परेशानियों के कारण उस तरह से निर्वहन नहीं कर पाते। और जब वही छात्र अपने गुरुओं को उस नैतिक और मूल्य आधारित आचरण के विपरीत देखता है, तो उसके अंदर एक भावना जन्म लेती है और एक संघर्ष जन्म लेता है। और कमोबेश यही स्थिति है कि आज हर शिक्षक आचार्य नहीं बन पाता, हर शिक्षक गुरु नहीं बन पाता, या यूँ कहें कि हर शिक्षक में छात्र गुरु या आचार्य नहीं देख पाता। इस शिक्षण परंपरा में एक और बहुत महत्वपूर्ण अंतर था कि आचार्य और छात्र मिलकर किसी विषय का उत्तर खोजते थे। आज शिक्षकों ने यह मान लिया है कि जो भी कुछ उन्होंने अपने समय में पढ़ा वही अंतिम सत्य है। वह छात्रों के सामने विषय रखते नहीं हैं, वे विषय बताते हैं और दोनों मिलके उस विषय की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए कार्य नहीं करते। एक कहता है और बाकी सब सुनते हैं। और इस पूरी प्रणाली के कारण जो शिक्षा का विकास होना था, ज्ञान का विकास होना था, वह विकास की जो परंपरा है वह रुक गई है। नई राष्ट्रीय नीति में, शिक्षा नीति में अभी रचनात्मक विकास के लिए बहुत कुछ रखा गया है, पर अभी उसको प्रणाली में लाना और अंतिम छात्र तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी समस्या है। और संभवतः आगे आने वाले समय में हम इसको होते हुए पुनः देखें। 1947 के बाद क्या भारत में शिक्षा देने की पद्धति भी आजाद हो गई थी? 1947 के बाद यह सही है कि शिक्षा भारतीय नीति नियामक तत्वों के हाथों में आई। बहुत हद तक यह प्रयास किए गए कि हम हमारी वैदिक शिक्षा नीति से, पद्धति से भी बहुत सारी चीज़ें सीखें। विषय भी ऐसे सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया गया कि हम अपने सांस्कृतिक विषयों को भी ध्यान में रखें और आधुनिक विषयों का भी समावेश हो। परंतु शिक्षा आज भी पूरी तरह से परतंत्रता के अधीन है, ऐसा मेरा मानना है।
आज भी शिक्षा पद्धति एक तरफा एक बहाव के रूप में कार्य करती है और एक निश्चित समय तक छात्रों को यह आज़ादी नहीं है कि वे अपनी बातों को खुलकर रख सकें। पहले ये शिक्षा पद्धति प्रश्न से आरंभ होती थी। आपको ध्यान होगा कि अर्जुन का प्रश्न पहले आया और गीता बाद में आई, और इसी तरह से हर बड़े ग्रंथ का आरंभ किसी प्रश्न से हुआ। लेकिन आज छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बड़े स्कूलों में आप जाएं तो अक्सर आप आज के शिक्षकों को एक शब्द कहते हुए सुनेंगे और वह है कीप क्वाइट। और अगर बच्चा शांत ही रहा और अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो शिक्षा आगे बढ़ेगी कैसे? आप अगर इसका प्रश्न समाज में खोजने जाएं तो आपको आंकड़ों में पता चलेगा कि जो बच्चे अपना प्रश्न नहीं पूछ पाए वह अपनी जिज्ञासा लेकर शिक्षा से विमुख हो गए। जो बच्चे अपना प्रश्न नहीं पूछ पाए उन्होंने आपकी बातों को सुना, ज़रूरत पड़ने पर रट के आपका जवाब भी दे दिया, लेकिन उस शिक्षा से कुछ पा नहीं पाए। समग्र व्यक्तित्व का विकास राष्ट्रवाद की परिधि में आता है। समग्र व्यक्तित्व विकास एक बहुत बड़ा विषय है। ऐसे विषय में बहुत सारे विषयों का समावेश है। एक छोटा सा बच्चा जब उससे हम लोग बात करते हैं तो वो कहता है कि हम खेलना चाहते हैं, हम नाचना चाहते हैं, हम यूट्यूबर बनना चाहते हैं। एक बहुत छोटी छोटी हरकतों को वो समाज को दिखाना चाहता है। ऐसे बहुत से वीडियोज़ आप देखेंगे, लेकिन एक निश्चित समय की बाद उसके दिमाग में 4 या 5 ही शब्द होते हैं। वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, डॉक्टर। ये सब चीज़ें करते समय उसकी सोच प्रभावित कैसे हुई और इस सोच के ऊपर किसने अपना आवरण बिछा दिया? ऐसे समय में जब उसके सपने ख़त्म होते गए और उसके ऊपर उससे बड़ों ने या समाज के दूसरे ठेकेदारों ने अपने सपने उस तक पहुंचा दिए, तो वह विकास क्या समग्र व्यक्तित्व का विकास कहलाया? नहीं। वही दूसरी ओर जैसे जैसे नैतिकता खत्म होती गई और व्यक्तित्व के विकास को सिर्फ रोजगार से जोड़ दिया गया, तो आप ये देखेंगे कि थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त करने के बाद छोटे गांव का व्यक्ति बड़े शहर आता है और बड़े शहर का व्यक्ति विदेश जाने के सपने देखता है। इस पूरी विकास की प्रक्रिया में राष्ट्र कहाँ है? राष्ट्र की बातें हम करते हैं, राष्ट्र का भूगोल छात्रों को पता है, लेकिन राष्ट्र की आत्मा कहाँ रहती है, वह किन चीज़ों में, किन मूल तत्वों में पाई जाती है और उसके विकास के लिए उसे क्या करना है, यह भूमिका स्पष्ट नहीं है।